नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि खतियान, पर्चा, रजिस्टर टू, जमाबंदी, शेड्यूल, रसीद में क्या अंतर है। बहुत लोग जो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि खतियान क्या होता है, पर्चा के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, रजिस्टर टू, जमाबंदी इसके बारे में अच्छा से मालूम नहीं होता है, इसका यूज क्या होता है, ठीक है, शेड्यूल क्या होता है, ये रसीद, दाखिल खारिज क्या होता है, कब जमीन मालिक को किसकी ज़रूरत पड़ती है, इन सभी बातों को आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग खतियान का। खतियान सर्वे के समय बनाया जाता है। इसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। इसमें हर जमींदार या किसान के नाम पर कितनी जमीन है, कहाँ है और किस काम की है, खेती वाला है कि वो घर बनाने वाला ज़मीन है कि बागवान है, ये सब दर्ज रहता है। इसमें खेत की प्लॉट नंबर होता है, एरिया, क्लास ऑफ लैंड, जैसे कि धान की ज़मीन है या रहर की या ऊख की खेती वाला ज़मीन है, ये सब मतलब लिखा हुआ होता है। इसमें स्वायत्ती रिकॉर्ड है, मतलब कि एक बार अगर इसमें कुछ दर्ज हो गया वो चेंज नहीं होता है। खतियान से सरकार को पता चलता है कि उस गांव या इलाके में किसके पास कितनी ज़मीन है। जमाबंदी की बात करते हैं तो जमाबंदी हमेशा अपडेट होती रहती है, यानी जब भी ज़मीन बिकती है या वारिसों में बढ़ती है, इसके समय नया नाम जुड़ जाता है। इसे ज़मीन का मालिकाना हक का जीवित प्रमाण पत्र कह सकते हैं। इसमें मालिक का नाम, उसके पिताजी का नाम, प्लॉट नंबर, रकबा, ज़मीन का एशिया लिखा होता है। बैंक में लोन लेने या सरकारी योजना में ज़मीन दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा जमाबंदी की ही काम आती है। हर गांव की जमाबंदी अलग से बनती है और इसे अक्सर रजिस्टर टू बोला जाता है। पर्चा जो होता है वो खतियान का एक छोटा सा रूप होता है। सर्वे के समय जब खतियान बन रहा होता है ना, उससे पहले किसानों को पर्चा दिया जाता है। इसमें लिखा होता है कि किसान के पास कितनी जमीन है और किस खेसरा प्लॉट नंबर में है। पर्चा को आप स्वायत्ती दस्तावेज समझ सकते हैं। बाद में इसे फाइनल करके खतियान बनता है। ये किसान के लिए जरूरी होता है क्योंकि उसी से उन्हें अपने जमीन का मालिकाना दावा करने का मौका मिलता है। पर्चा में गलती होने पर किसान तुरंत आपत्ति दर्ज करा सकते हैं ताकि खतियान जो है वो सही बन पाए। आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। खतियान, जमाबंदी, पर्चा, एकदम ये लाइन बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। खतियान मतलब जमीन का इतिहास, एक बार बना तो फिक्स, चेंज होने वाला अब नहीं है। जमाबंदी जमीन का जो वर्तमान, जो प्रेजेंट का मालिकाना रिकॉर्ड है वो बताता है। जमाबंदी ये है, बदलता रहता है, ठीक है। जो बदलता नहीं है वो खतियान, एक बार जो बन गया तो एकदम फिक्स। उसके बाद पर्चा, खतियान का ड्राफ्ट बोल सकते हैं या छोटा सारांश। खतियान का पर्चा जो सर्वे के समय मिलता है। 3 पॉइंट हम बोले, 3 पॉइंट फिर से रिवाइज करा देते हैं। खतियान यानी जमीन का इतिहास समझ सकते हैं, ये इसमें कोई चेंज नहीं होता है, एक बार बन गया। जमाबंदी तो चेंज होता रहता है, मतलब कि जमाबंदी जमीन का वर्तमान मालिकाना रिकॉर्ड और पर्चा खतियान का ड्राफ्ट या छोटा सारांश मान सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग शेड्यूल के बारे में, कुछ डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम समझ के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको दावा करते हैं 100% आपको समझ में आएगा, एकदम आसान भाषा में। देखिए ये जो इमेज है, इमेज के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं, जो इसमें हम लिखे हुए हैं। समझ लीजिए कि जो शेड्यूल है वो ख़ानदानी ज़मीन है कोई आपका, ठीक है, तो उसका बंटवारा को शेड्यूल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके दादा के नाम पे कोई ज़मीन है, उसका बंटवारा करना है। उनके 3 पुत्र हैं, पुत्र 1, पुत्र 2, पुत्र 3,
जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये बंटवारा के लिए शेड्यूल बनाया जाता है। शेड्यूल किसके बेसिस पे बनता है? खतियान के बेसिस पे। अब बंटवारा जान लीजिए कितना प्रकार का होता है। बंटवारा होता है 2 प्रकार का। एक आपसी बंटवारा हो जाता है कि हाँ, एक एग्रीमेंट बनता है कि इतना जमीन इसको मिल रहा है, पुत्र 1 को इतना जमीन, पुत्र 2 को इतना जमीन, पुत्र 3 को। एक आपसी में बंटवारा हो गया और सहमति से हो जाता है, एक सिग्नेचर हो जाता है, एक सहमति पत्र बन जाता है। एक होता है कि किसी किसी भाई में ज़्यादा नहीं चलता है, ज़्यादा झगड़ा होता है या बहुत कारण है, तो एक कानूनी बंटवारा भी होता है जो कोर्ट के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये थोड़ा प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इसमें थोड़ा खर्च भी ज़्यादा लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। यानी अगर हम अपना अनुसार से बताएं आपको, तो जो 70 से 80% जो बंटवारा होता है वो आपसी में ही सहमति से बंटवारा हो जाता है। अब मेन बात आता है शेड्यूल का, जो आपको समझना जरूरी है। क्यों शेड्यूल जरूरी होता है? अब यहाँ पे देखिए, दादाजी के पास मान लीजिए टोटल 240 कट्ठा यानी 12 बीघा जमीन है आपके दादाजी के नाम पे। अभी शेड्यूल नहीं मिला है। शेड्यूल का इम्पोर्टेंट अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। खतियान में आपके 240 कट्ठा यानी 12 बीघा जमीन है, 12 बीघा करीब। अब जो ये पुत्र नंबर 3 है, ये क्या करता है, एक प्लॉट है आपका 10 कट्ठा का, उसमें से 6 कट्ठा सेल कर देता है। तो अब आपके दादाजी के नाम पे कुल कितना जमीन बचा? 234 कट्ठा। यानी कि अब जो बंटवारा होगा, बंटवारा अब 234 कट्ठा में ही 3 पुत्र का होगा। यानी पहले जो आपको 4 बीघा हिस्सा मिलने वाला था, अब आपको मिलेगा 3 बीघा 18 कट्ठा प्रत्येक भाई को। क्यों? क्योंकि जब तीसरा पुत्र जब जमीन बेचा, एक प्लॉट था जो 10 कट्ठा का प्लॉट था, उसमें से जब 6 कट्ठा जमीन बेचा तो शेड्यूल नहीं बना था उस टाइम कि इतना जो हिस्सा है ये पुत्र 1 का है, इतना हिस्सा पुत्र 2 का है, इतना हिस्सा पुत्र 3 का है। इकट्ठा जमीन था आपके दादा के नाम, तो ले दे के तीनों आदमी का जमीन घट गया। उसी से शेड्यूल जरूरी होता है कि तीनों भाई का कितना कितना हिस्सा होगा। अब शेड्यूल बन जाने के बाद अगर कोई बेचता, मान लीजिए कि 4-4 बीघा जमीन हिस्सा पड़ा, 12 बीघा। अब जो पुत्र 3 था वो बेचेगा, तो अब वो अपना जमीन में से बेच पा रहा है, मतलब उसका 4 बीघा जो जमीन था उसमें से बेच रहा है, यानी वो अपना हक बेच रहा है। तो इसीलिए शेड्यूल जरूरी होता है। अगर शेड्यूल नहीं बना है भाइयों में, तो आप सभी का जमीन, कोई एक भाई बेचा तो आप सभी का जमीन बिक गया। शेड्यूल बना हुआ है तो मालूम है कितना जमीन कौन मेरा है, कौन किसका है, इसीलिए शेड्यूल जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं केवाला का, दस्तावेज का। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम पिछला ही कहानी से वापस आते हैं कि मान लीजिए पुत्र 3 है, वो 6 कट्ठा ज़मीन सेल कर रहा है, तो भाई कोई तो बाई करेगा ना। मान लीजिए कि जो भी इस प्लॉट को बाई करेगा वो सबसे पहले जाएगा रजिस्ट्री ऑफिस में, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, केवाला बनाएगा, दस्तावेज बनाएगा, जिसमें जो पुत्र 3 है वो बेचेगा। अब ये शेड्यूल बनाने के बाद बेचता है तो पुत्र 3 का ही हिस्सा में से कटेगा ज़मीन। अगर पुत्र 3 जो है ये शेड्यूल के पहले सेल करता है तो मान लीजिए ये सब किसी में से, तीनों पुत्र में से कट जाएगा। तो मान लीजिए कि जो पुत्र नंबर 3 है वो बेच रहा है, केवाला ज़मीन बेच रहा है, ये प्लॉट में से 6 कट्ठा ज़मीन, 10 कट्ठा ज़मीन के प्लॉट में से 6 कट्ठा बेच रहा है। तो जो बायर है, मान लीजिए कि हम उससे ख़रीद रहे हैं, ख़रीद लिए तो दस्तावेज बनवा लिए, सेल डीड बनवा लिए, केवाला, ठीक है। ये नंबर 1 प्रोसेस है। उसके बाद हम क्या कराएंगे, म्यूटेशन कराएंगे। म्यूटेशन, दाखिल खारिज। दाखिल खारिज में क्या होता है ना कि नेम ट्रांसफ़र होता है ओनर का। जैसे कि इसमें मान लीजिए कि जो पिछला इस ज़मीन का जो मालिक था उससे अब मेरा नाम ट्रांसफ़र होगा। तो दाखिल खारिज के बाद होता है जमाबंदी। देखिए जमाबंदी में क्या होता है कि मान लीजिए वो प्लॉट तो था 10 कट्ठा का ना, वो प्लॉट कितना का था, 10 कट्ठा का, 10 कट्ठा। आप मात्र 6 कट्ठा ही न खरीदे हैं, 4 कट्ठा तो अभी भी उसी का है, पहले जिसका था। तो इसमें से आपको 6 कट्ठा मिलेगा, 4 कट्ठा जो शेष ज़मीन है, जो शेष ज़मीन है वो इसी के नाम पे रह जाएगा जो पहले जिसके नाम पे था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या किया जाएगा कि 6 कट्ठा उसमें से जमाबंदी रजिस्टर 2 में चढ़ा दिया जाएगा कि आपके नाम पे हो गया है, ठीक है। तो ये होता है जमाबंदी। पर आप सोच रहे हैं कि खतियान में आपका नाम चढ़ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। खतियान में नाम नहीं चढ़ता है,
ठीक है। आपको रजिस्टर 2 में आपका नाम चढ़ जाएगा कि 10 कट्ठा प्लॉट में से अब 6 कट्ठा बाई की हैं, जो 4 कट्ठा शेष ज़मीन बच रहा है वो उसी के नाम पे रहेगा, ठीक है। तो आप समझ लिए ना कि दस्तावेजी ज़मीन और खतियानी ज़मीन यहाँ पे आप समझ सकते हैं। दस्तावेजी ज़मीन जो फ्रेश बाई किया जाता है एकदम, ठीक है। हम हैं जो इसे ख़रीद रहे हैं एकदम फ्रेश ज़मीन, उससे मेरा ख़ानदान से कोई लेना देना नहीं है, वो दस्तावेजी ज़मीन हो गया। ख़ानदानी ज़मीन ये हो गया जो ये पुत्र 3 बेच रहा है, ये अपना ख़ानदानी ज़मीन बेच रहा है, ठीक है। जो दादाजी के नाम से था, जो इसका हिस्सा है, जो हिस्सा इसके हिस्सा में जो प्लॉट मिला है उसको ही सेल कर रहा है। तो आपको हम समझाने की कोशिश किए सब चीज़ यहाँ पे एकदम शॉर्ट में आपको समझाए हैं कि केवाला का काम क्या होता है। केवाला में क्या होता है कि पुत्र 3 है वो आपको लिखा, आप उसका नाम ट्रांसफ़र कराएं और उसको आप सरकारी, मान लीजिए कि जितना भी सरकारी कागज़ है उसमें आप अपना नाम चढ़वा लिए, पर जो खतियान है खतियान में आपका नाम नहीं चढ़ता है। अब हम बात कर लेते हैं एलपीसी का, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका जो कुछ पॉइंट है वो आप समझ लीजिए एलपीसी के बारे में। एलपीसी साबित करता है जो व्यक्ति ज़मीन का मालिक है वहीं सरल मुश्त ज़मीन पर कब्जा भी कर सकता है, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है? यह प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय में मिलता है, सर्कल ऑफिस में, राजस्व विभाग से लिया जाता है। कब ज़रूरी होता है? अरे भाई एलपीसी का ज़रूरी सब चीज़ में ही है। अब मान लीजिए आप बैंक में लोन लेने जाइएगा तो आपको एलपीसी का ज़रूरत पड़ जाएगा। अगर ज़मीन का रजिस्ट्री या ट्रांसफ़र कराना है, ठीक है, तो इसमें एलपीसी लगेगा। सरकारी योजना का फ़ायदा लेने के लिए, जैसे ये पीएम किसान हो गया, ठीक है, जितना भी स्कीम में पैसा मिलता है इसमें ये एलपीसी का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। इसका ज़रूरत आमतौर पे इसके लिए ज़मीन की जमाबंदी, खतियान, रसीद, लगान भुगतान और पहचान पत्र देना होता है। बिना एलपीसी कई बार ज़मीन का मालिकाना हक साबित करना मुश्किल होता है। यह आपके वास्तविक कब्जे का आधिकारिक सबूत है, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको बहुत इजी वे में सब चीज़ समझाने की कोशिश किए हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।